हेलो बच्चों, आज आपका एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 12th यूपी बोर्ड 2026 बिजनेस स्टडी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर लेकर आई हूँ कि 2 नंबर और 5 नंबर के हैं। अब इसमें देखते हैं, हम क्वेश्चंस देखेंगे कि प्रबंध के महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण है या फिर उसे तैयार करने बनाए रखने की ऐसे है जिसमें लोग एक समूह में मिलकर कार्य करते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, वह हमारा प्रबंध कहलाता है। अब हम इसमें इसके महत्व देखते हैं। महत्व पहला है, प्रबंध समूह लक्ष्य को प्राप्त करने, मतलब प्रबंध जो समूह जिसमें मतलब हम समूह में का यह है कि प्रबंध कर्मचारियों को एक टीम में और एक ग्रुप में बनाकर जो संगठन जो उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, वह इसमें हमारा प्रबंध सामूहिक लक्ष्य मिलकर जो करते हैं वह ये होता है। इसके बाद संसाधनों का सही उपयोग, हम प्रबंध में संसाधनों का उपयोग करते हैं। संसाधनों का जैसे मनुष्य, धन, मशीन, सामग्री, इन सबको प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए देखते हैं, कारखानों में मशीन, श्रमिक और कच्चे माल का सही उपयोग। संसाधनों में ऐसे उपयोग किया। कार्य में समन्वय, मतलब हमने कार्य में समन्वय कैसे रखना है कि जो हमारे अलग अलग विभाग होते हैं उन सबको मिलकर जोड़कर जो कार्य चलाता है या फिर कार्य करता है, वह हमारा कार्य में समन्वय है। उदाहरण है, उत्पादन विभाग, विक्री या फिर वित्त विभाग मिलकर जो कार्य करते हैं। कार्य क्षमता बढ़ाना का मतलब है कि प्रबंधक की जो योजनाएं होती हैं और नियंत्रण को काम में जो बदलना है, जो दक्षता और क्षमता, वह कार्य क्षमता होती है। जैसे उदाहरण में देखते हैं, कम समय में ज्यादा उत्पादन करना, मतलब कि यह है कि इसमें सही योजना बनाना और सही से नियंत्रण करना जिससे कम समय में ज्यादा उत्पादन हो सके। उसके बाद कर्मचारियों को प्रेरित करना, हम उन्हें काम करवा रहे हैं, वो तो जैसे बहुत बार मन नहीं करता, कैसे नहीं करता, और भी जैसे सैलरी सब चीजों को देखकर वो, तो प्रबंधन कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना, उन्हें प्रशिक्षित करना, मतलब क्या कहते हैं, उन्हें लक्ष्य की और दिखाना कि हाँ हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है, और उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करना। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अच्छी योजनाएं क्या है और अच्छी योजना की आवश्यकता। सबसे पहले तो ये देखते हैं अच्छी योजना क्या होती है। अच्छी योजना वह होती है जिसमें स्पष्ट उद्देश्य पता चले कि हमें हमारा लक्ष्य क्या है। उसके बाद सरलता, कि वो सरल होनी चाहिए जैसे हम आसानी से और कम समय में प्राप्त कर सके। लचीलापन का मतलब है कि अगर कोई भी बदलाव हो तो उसे बदल सके। व्यवहारिक, उसमें व्यवहार भी होना चाहिए और उसके समय की बाध्यता होनी चाहिए। अब हम उसके तत्व देखते हैं। सबसे पहले है स्पष्ट उद्देश्य। अच्छी योजना का सबसे पहले लक्ष्य तो ये होता है कि यह निश्चित किया जाता है कि उसमें उसका जो उद्देश्य है वो स्पष्ट होना चाहिए और सभी कर्मचारियों को पता होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण है, कंपनी का लक्ष्य 1 साल में 10,000 उत्पादन बनाना। उसके बाद सरलता से मतलब ये है कि सरलता मतलब इतनी सरल होनी चाहिए कि समझ में भी आनी चाहिए और जिससे कर्मचारी उसको आसानी से कर सके। लचीलापन में मतलब अच्छी योजना जो कि बदलती हुई परिस्थिति, जो कि फ्यूचर में बदलती हुई जो बदलाव आते हैं, उससे हम उसमें और भी बदलाव कर सके, ऐसे होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर बाजार में मांग बदल जाए तो योजना में भी बदलाव किया जा सके। उसके बाद है व्यावहारिकता। हमने लचीलापन सारा था, व्यवहार भी तो देखना चाहिए कि हमारी जो योजना व्यवहार में जो लागू करने के योग्य होनी चाहिए। केवल कागज पर अच्छे होने से कुछ नहीं होता। सिर्फ इसमें कागज पर लिख दिया कि हाँ ये व्यवहारिक है, ये अच्छी तरीके से नहीं, योजना में भी व्यवहारिक होने चाहिए जिससे लोगों को अच्छा लगे और वह आगे का। और समय की बाध्यता का मतलब यह है कि एक अच्छी योजना में यह होता है कि एक अच्छी योजना समय बाध्यता रहना चाहिए कि हाँ इसी समय सीमा पर उस कार्य को पूरा किया जा सके। उसके बाद है स्थायी योजना। ये भी 2 नंबर में पूछा। स्थायी योजना वह योजना होती है जो बार बार होने वाले कार्यों से पहले बनाई जाती है। कि जैसे कि अब हमें जैसे हमें अपने जो योजना बनाई है उसमें बदलाव करने हैं तो उनमें बार बार किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार बदलते समय के अनुसार, और वह लंबे समय तक और ऐसे नियम या फिर कानून जो भी हो ऐसे बनाने चाहिए वो जो लंबे समय तक कार्य कर सके और बार बार करना, मतलब इनको बार बार करना ना पड़े, उनके लिए जो नियम और प्रक्रिया
प्रक्रिया तय की जाती है उसे ही स्थायी योजना के, मतलब जिस समय और जिस नियम के अनुसार तय किए जाते हैं वो स्थायी योजना। जैसे कि कंपनी के नियम, मतलब एक कंपनी के नियम होते हैं जो बार बार बनाए जाते हैं और एक लंबे समय तक के लिए बनाए जाते हैं, उसमें नीतियां बनाई जाती है, कार्य करने की प्रक्रिया कि किस तरीके से कार्य करना है। इसके बाद फिर से हम उसमें देखते हैं रेखीय संगठन क्या होता है। रेखीय संगठन वह संरचना है जिसमें आदेश ऊपर से नीचे सीधे एक रेखा में दिए जाते हैं, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी अपने ही अधिकार से आदेश प्राप्त करता है और उसी को जवाब देता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ये हमारे संगठन की जो संरचना होती है, ये जो ऊपर से आदेश आते हैं, जैसे मान लो मैनेजर से आते हैं, तो जो कर्मचारियों तक जो पहुंचते हैं उसमें ही जो कर्मचारी वह अपने जो उन्हें अधिकार दिए गए हैं उसी अधिकार को वो प्राप्त करते हैं और उसी में ही वो उसका कार्य करके देते हैं। उसके बाद हमारा 5वां क्वेश्चन है समय अध्ययन से क्या आशय। समय अध्ययन वह प्रक्रिया है जिसमें कार्य करने में लगने वाले समय का अध्ययन किया जाता है कि इस कार्य में कितना समय लगा है उसको अध्ययन करना, उसमें ताकि वह पता लगाया जा सके कि काम की सबसे कम समय में अच्छे तरीके से किया। मतलब ये है इसमें कि समय अध्ययन वह है जिसमें कार्य को पूरा करने में कितना समय लगा है और उसके बारे में पता लगाना, और अगर इसमें ज्यादा लग रहा है तो उसे कम करना और एक अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अगर किसी कारखाने में एक कर्मचारी एक उत्पादन बनाने में 20 मिनट लगाते हैं, तो समय अध्ययन करने के बाद हम समय को देखते हुए और उसमें समय की बचत करते हुए क्या वह 15 मिनट में बेहतर तरीके से किया जा सकता है। या प्रबंध के तत्व, दूसरा 6वां क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है। प्रबंध के तत्व कौन कौन से होते हैं। प्रबंध के मुख्य तत्व जिनके द्वारा संस्था को सही ढंग से चलाना और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, उसमें देखते हैं। सबसे इसमें होता है हमारे 5 होते हैं। पहले तो योजना बनाना, दूसरा होता है संगठन, तीसरा होता है निर्देशन, चौथा होता है समन्वय, 5वां होता है नियंत्रण। लास्ट में अब हम देखते हैं योजना क्या होती है। सबसे पहले कार्य करने से पहले योजना बनाना बहुत ही आवश्यक होता है ताकि यह तय किया जाए कि कौन सा कार्य करना है, क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। जैसे उदाहरण के लिए किसी कंपनी का साल भर का उत्पाद लक्ष्य तय करना, मतलब साल भर में कितना उत्पाद बनाना है, कहाँ से बनाना है, क्यों बनाना है, ये सब उसमें वो करना। उसके बाद होता है संगठन बनाने के बाद काम को विभिन्न विभागों और कर्मचारियों में बांटना। मतलब संगठन में ये है कि हम योजना बना लिया, अब उसको जो कार्य करेंगे वो अलग अलग विभागों को और जो उसमें कर्मचारी लगे हुए हैं उन सबको बांटना, वह संगठन कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए उत्पादन विभाग, बिक्री विभाग, उत्पादन जो उत्पाद बनाएगा, बिक्री विभाग वह होगा जो सेल करेगा, इन सब में बांटना ये संगठन होता है। उसके बाद निर्देशन कर्मचारियों को मार्गदर्शन देना। निर्देशन का मतलब ये होता है कि हम अपने कर्मचारियों को मार्गदर्शन कैसे करें और उन्हें प्रेरित करें कि हाँ ऐसे कार्य करना है और ये करना है, वह आदेश अनुसार कर सके। उसके बाद चौथा है समन्वय वह है जो सभी विभागों के जो कार्यों में जो तालमेल बिठाना, मतलब एक साथ बनाए रखना, ही समन्वय कहलाता है। उसके बाद होता है हमारा नियंत्रण होता है सबसे लास्ट का होता है। नियंत्रण में यह देखना कि जो हमने योजना बनाई है योजना के अनुसार कार्य हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, या उसमें कोई गलती की गई है तो उसको सुधारना, यह हमारा नियंत्रण कहलाता है। उसके बाद है हमारा 7वां क्वेश्चन, औपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन क्या है और उसकी विशेषता है। औपचारिक संगठन वह संगठन होता है जो किसी संस्था के नियमों, योजनाओं, अधिकारों के आधार पर जानबूझकर बनाया जाता है ताकि संस्था लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। औपचारिक संगठन का मतलब ये है कि इस संस्था में कुछ नियम, योजनाएं जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके द्वारा जानबूझकर बनाया जाता है कि हमारा लक्ष्य जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। अब इसमें इसकी विशेषता है कि स्पष्ट नियम और व्यवस्था, इसमें कार्य करने के नियम और प्राकृतिक पहले से ही तय होती है। मतलब इसमें जो हमने उसमें नियम योजना बनाए तो उसमें हमने ये तय कर लिया होगा कि क्या काम करना है, कैसे करना है, इसमें पहले से तय होता है। उसके बाद होता है अधिकारी और जिम्मेदारी को निर्धारण करना। हर कर्मचारियों को उसका काम और जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से बताई जाती है। इसमें ये होता है कि जो उसमें जो अधिकारी हैं, जो उन्होंने जो जिम्मेदारी ली है कि किस काम को क्या करना है, वो कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से बता। आदेश की एकता, कर्मचारियों को केवल अपने उच्च अधिकारी से ही आदेश मिल, मतलब जो औपचारिक
जो औपचारिक संगठन होता है उसमें अधिकारी द्वारा ही नाएं बनाई जाती हैं, जो कि उच्च अधिकारी का ही आदेश का पालन। जैसे उदाहरण, किसी कंपनी से जैसे मैनेजर से मिला तो सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर से मिला तो कर्मचारी को। अब उसके बाद देखते हैं अनौपचारिक। अनौपचारिक संगठन वह होता है जो कर्मचारी, जैसे कर्मचारियों के आपसी संबंध, मित्रता या सामाजिक संबंध के कारण वे अपने आप ही बन जाते हैं। मतलब यह है कि जो कर्मचारी हैं वे एक दूसरे से मिलकर बना लेते हैं, या फिर जो उस कंपनी या फिर फर्म में जो भी मित्र होते हैं वो, या फिर समाज द्वारा भी नियम बनाए जाते हैं। अब इसमें इसकी विशेषता देखते हैं, ये स्वतः ये अपने आप ही बन जाता है, इसमें किसी के बनाने, किसी अधिकारी बनाने की जरूरत नहीं होती है। ये व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होते हैं, कि इसमें ये होता है कि उस जो वो कर्मचारी या फिर जो है वो मित्र जो आपस में एक संबंध बना लेते हैं उसे ही आधारित रहते हैं, उस पर ही आधारित रहते हैं कि हाँ हमें ये कार्य करना है और ये नहीं करना है। वो अपने उसके, इसमें कोई अधिकार या फिर कानून नहीं दिया होता है कि नहीं तुम्हें तो इस पर ही यही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद देखते हैं नियम कम होते हैं, मतलब इसमें कोई नियम नहीं होते हैं, इसमें कोई व्यवस्था नहीं होती है, ये अपने मन मर्जी से करते हैं, इसका कोई रोक टोक नहीं। ये संचार तेज होता है, संगठन में जानकारी जल्दी फैलती है। भाई जब इसमें जैसे कि अब एक कंपनी में है, दो मित्र हैं, उन्होंने अपने आप ही एक संगठन बनाया या फिर कोई भी नियम बनाया, तो वो जरूरी थोड़ा ही है कि किसी को पता न चले, दूसरे जाके किसी बाहर को बोल देगा, तो ऐसे ही होता है। उदाहरण के लिए किसी कंपनी के कुछ कर्मचारी मित्र बन जाते हैं और साथ ही वो चर्चा में मदद करते हैं, मतलब और भी लोगों को बता देते हैं। तो इसमें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको